आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक बेहतरीन से वीडियो में। मेरे भाई आप सभी साथियों का एक बार दिल खोल के स्वागत है, क्योंकि आज मेरे भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, एक सबसे बढ़िया चैप्टर, और हमारे चैप्टर का नाम है मेरे भाई शब्द रूप। ठीक है मेरे भाई, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि वर्ड किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, किसे रूढ़ शब्द कहते हैं, किसे यौगिक शब्द कहते हैं, किसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तत्भव शब्द किसे कहते हैं, देशज विदेशा शब्द किसे कहते हैं, सार्थक शब्द किसे कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। तमाम प्रकार के शब्द मेरे भाई अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, तो हम सभी शब्दों को एकदम मेरे भाई ध्यान से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मेरे भाई कि किसी भी भाषा को व्यक्त करने के लिए आपको तीन चीज की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी आवश्यकता है मेरे भाई? एक मौखिक, एक लिखित, एक सांकेतिक। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे भाई, यदि मेरी बात आपको यदि आपके तक पहुंचानी है, मेरी अपनी बात यदि आप तक पहुंचानी है, तो मुझे तीन चीजों की आवश्यकता लेनी पड़ सकती है। कौन कौन सी? या तो मैं मुख से बोल रहा हूं तब आप मेरी भाषा समझ रहे हैं, या तो मैं इसको लिख दूंगा और आपको दे दूंगा तब मेरी बात आप समझ पाओगे, या तो मैं संकेतों के द्वारा यदि आपको समझाऊं। जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसे कर दूं तो ये फोन हो गया, ऐसे मैं कर रहा हूं मतलब आप आ रहे हो, ऐसे कर दिया मतलब आप खाना खा रहे हो, ऐसे कर दिया मतलब टाटा कर रहा हूं। तो मतलब मेरे भाई संकेतों के द्वारा भी हम कुछ शब्दों को, अपने भाषा को भी बोल सकते हैं। तो किसी भी भाषा को व्यक्त करने के लिए तीन चीज की आवश्यकता होती है। एक होती है मेरे भाई मौखिक, जिसे मुख के द्वारा बोली जाती है। एक होती है मेरे भाई लिखित, जिसे लिख कर दिया जाता है। और एक होता है मेरे भाई सांकेतिक। ठीक है, आइए ये चीज देखिए मेरे भाई कि भाषा के तीन अंग होते हैं। ठीक है, तीन अंग होते हैं। कोई भी भाषा बोलने के लिए आपको तीन चीज उसमें जरूर मिलेगी। कौन कौन सी चीज मिलेंगे मेरे भाई? उस भाषा में आपको एक चीज देखने को मिलेगा, वर्ड जरूर होगा। कोई भी भाषा होगी उसमें आपको कुछ शब्द देखने को मिलेंगे, उसमें कुछ वाक्य आपको देखने मिलेंगे। ये तीनों चीज होंगे मेरे भाई किसी भी भाषा को बोलने के लिए या किसी भी भाषा को व्यक्त करने के लिए। ये भाषा को व्यक्त हम इस तरीके से करते हैं, लेकिन भाषा में जो अंग होते हैं ये तीन ही होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? वर्ड, शब्द, वाक्य। अब होता क्या है मेरे भाई कि हम लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि वर्ड किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, और इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, यकीन मानना मेरे भाई, जब ये पूरा क्लास पूरी खत्म होगी तब आप यहाँ से ढेर सारी चीज यहाँ से सीख के जाओगे। ठीक है, चलिए मेरे भाई देखिए वर्ड किसे कहते हैं। सबसे पहले देखिए वर्ड किसे कहते हैं। किसी भी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वो वर्ड होती है। वर्ड से छोटा कुछ भी नहीं है। वर्ड से छोटा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जिसे लिखा जा सकता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं वर्ड में क हो गया, जैसे वर्ड में मैं कह सकता हूं आपसे क हो गया। ठीक है, या आप कहोगे भैया आधा क है, तो मेरे भाई ये बताओ कि इससे भी छोटा कुछ हो सकता है? इससे भी छोटा कुछ हो सकता है? तो बोलोगे भैया नहीं, इससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता। यानी वर्ड दुनिया में एक ऐसी चीज होती है, वर्ड भाषा की एक लिखित सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम लिख सकते हैं, वो हमारा वर्ड कहलाता है। यदि आपसे एग्जाम में मेरे भाई पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? वर्ड है। भाषा की सबसे छोटी लिखित मौखिक इकाई क्या है? तो वो ध्वनि होती है। ठीक है, देखिए मेरे भाई शब्द क्या होता है, मैं यहाँ पे डिफिनेशन भी लिखा हूं, इसको भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। पहले मैं आपको एक एक चीज करके यहाँ से अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, देखिए शब्द होता क्या है, पहले ये जानिए कि शब्द क्या होता है। एक ही चीज मेरे भाई ध्यान से देखना, इस दुनिया में जितने भी शब्द हैं उनका कोई ना कोई अर्थ होता है। बिना अर्थ के कोई भी शब्द नहीं बन सकता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं परिवार, तो परिवार एक शब्द है, उसमें एक अर्थ छुपा हुआ है। यानी परिवार में मेरे भाई किसको कहा जाता है? परिवार, यानी जो अपने घर के लोग होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, यदि मैं कहूं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री एक शब्द है, लेकिन उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। उस प्रधानमंत्री पद का, उस प्रधानमंत्री की जितनी भी क्रियाकलाप है उसका कोई ना कोई अर्थ होता है मेरे भाई। ठीक है, यदि मेरे भाई कहूं गरीब, तो गरीब का मेरे भाई कोई ना कोई अर्थ होता है। तो मेरे भाई कहने का मतलब है कि दुनिया में कोई भी शब्द हो उसका कोई ना कोई जरूर अर्थ होता है। अगर उसका अर्थ नहीं है इसका मतलब वो शब्द नहीं है। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, जिनका कोई अपना अर्थ होता है उसे हम शब्द कहते हैं। ये तीन परिभाषाएं मेरे भाई हमेशा याद रखना शब्द की। मैं यहाँ पे लिखा भी हूं, मैं आपको ये भी समझाऊंगा। पहले ये समझिए कि शब्द होता क्या है। जैसे मैं आपसे सामने एक चीज बोला हूं परिवार। ठीक है मैंने आपके सामने क्या बोला मेरे भाई? परिवार। तो परिवार का कोई ना कोई शब्द है। जैसे मैंने आपके सामने बोला प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री का कोई ना कोई एक शब्द है। प्रधानमंत्री एक कोई ना कोई शब्द है मेरे भाई। ठीक है, एक इसका कोई ना कोई अर्थ होता है प्रधानमंत्री का। वाक्य किसे कहते हैं?
शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आपको बोलना जरूरी होगा कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं या शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरे भाई मैं आपके सामने दो वाक्य लिखता हूं, आप दोनों वाक्यों में बताइएगा कि कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य गलत है। ठीक है, जैसे देखें, मीना चली बाजार गई, मीना चली बाजार गई। मैं आपके सामने एक बॉक्स बना देता हूं, ठीक है, और एक और इसी में वाक्य लिखता हूं कि मीना बाजार चली गई, मीना बाजार चली गई, चली गई। आप मेरे भाई ये बताइए कि दोनों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जो हमारा सही है, कि मीना चली बाजार गई ये वाक्य सही है कि ये वाक्य सही है मीना बाजार चली गई। मेरे भाई यहां भी शब्दों का प्रयोग किया गया है, यहां भी शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहां शब्दों के सार्थक समूह को व्यक्त नहीं किया गया, शब्दों को व्यवस्थित करके हमने नहीं लगाया है। जब तक हम मेरे भाई शब्दों को व्यवस्थित करके नहीं लगाएंगे तब तक हमारा वाक्य नहीं बनेगा। ये बात मेरे भाई आजीवन याद रखना, ठीक है। जैसे मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं, बहुत ही प्यारा सा मेरे भाई वाक्य है, इसमें हमने हर एक शब्दों को जहां जो चीज बैठाना चाहिए वहां पे बैठा के एक व्यवस्थित करके हमने एक वाक्य बनाया है। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई कि शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम मेरे भाई क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ये तीन चीज कभी भी नहीं भूलना चाहिए मेरे भाई कि वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं, शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है, शब्द के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, और वाक्य शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, और वाक्य जो किसी भी भाषा को बोलने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है तो वो हमारा वाक्य होता है। ठीक है, देखिए तो मीना बाजार चली गई ये गलत है हमारा, और ये वाला जो वाक्य है ये हमारा सही है, क्योंकि हमने इसमें हर एक शब्दों को व्यवस्थित करके लगाया है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, सही वाक्य हो गया। ठीक है, अब बात समझ में आई आपको? तो बोलोगे हाँ भैया हमको बिल्कुल समझ में आई। अब मेरे भाई जब ये आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, एक एक अर्थ को समझिएगा कि हिंदी भाषा की, ठीक है ध्यान से सीखिए, हिंदी भाषा की, किस भाषा की बात कर रहा हूं मेरे भाई, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, किस इकाई की बात कर रहा हूं, सबसे छोटी इकाई जिसका अपना अर्थ नहीं होता है, जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। तीन शब्द आप मेरे ध्यान दीजिए, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका अर्थ नहीं होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? या ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाषा, हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो भी क्या कहोगे, वर्ण होगी। ठीक है, यहां पे देखिए मेरे भाई, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका अर्थ होता है, मतलब उसका मतलब कुछ ना कुछ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, शब्द। जैसे हम कहते हैं पुस्तक, तो मेरे भाई पुस्तक एक हमको क्या दिख रहा है, शब्द है, इसका कोई ना कोई अर्थ होता है कि मेरे भाई हमारे पास कोई ना कोई किताब होगी उसे हम पुस्तक कहेंगे, उसका एक अर्थ होता है। दुनिया में कोई भी शब्द हो उसका जरूर कोई ना कोई अर्थ होता है। ये पेन है तो इसका कोई ना कोई अर्थ है, कि हम कोई हमसे कह दिया कि पेन लेके आओ तो हम जाके वहां पे उसको नारियल लेके नहीं दे देंगे, क्योंकि हम दुकान पे जाएंगे तो उस बेचारे को पेन ही देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यानी वर्णों के यदि हम व्यवस्थित समूह कहते हैं उसे सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, शब्द कहते हैं। ठीक है, एक एक शब्द से मेरे भाई देखो, प है, र है, व है, रा है, इसको यदि आप तोड़ के देख लो मेरे भाई, इसको यदि आप तोड़ के देख लो तो यहाँ पे परिवार को यदि आप तोड़ोगे मेरे भाई तो प धन, अ धन, ठीक है, र धन, ई धन, परिधन, व धन, आ धन, र धन, अ। हमने क्या किया मेरे भाई, यहां भी वर्ण है, यहां भी वर्ण है, यहां भी वर्ण है, यहां भी वर्ण है, वर्ण है, वर्ण है, वर्ण है, वर्ण है। तो हमने कई सारे वर्णों को एक मेरे भाई सार्थक समूह में जब हमने जोड़ दिया तो ये मेरे भाई हमारा एक क्या बन गया, शब्द बन गया। इसीलिए मैं यहाँ पे पॉइंट लिखा हूं कि वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। हम हर एक शब्द को यदि अच्छे से बैठा दे तो वो हमारा क्या कहलाता है मेरे भाई, वाक्य कहलाता है। ठीक है, ये चीज मेरे भाई आप कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना कि शब्दों के सार्थक क्रम को यहाँ पे लिखना, सार्थक क्रम को, या यहाँ पे व्यवस्थित समूह, दोनों हम कह सकते हैं। व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन परिभाषा मेरे भाई आज के बाद कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ना ही कभी आपसे भूलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये बारी आती है मेरे भाई कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। पहले ये बात मेरी बात ध्यान से सुनिए। ठीक है, आपने कई सारे नाम सुना होगा, बोलोगे हाँ भैया। आपने रूढ़ शब्द सुना होगा, आपने यौगिक शब्द सुना होगा, आपने योग रूढ़ शब्द सुना होगा, कभी तो कभी सुने होंगे, लेकिन इसका वास्तव में मतलब क्या होता है आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है,
तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तत्भव शब्द किसे कहते हैं, देशज शब्द किसे कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं, इससे भी हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, सार्थक शब्द किसे कहते हैं, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, संकर शब्द किसे कहते हैं, ये भी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम हर एक चीज को एक क्रम से सीखेंगे, एक कंसेप्ट सीखेंगे और ऐसा सीखेंगे मेरे भाई कि कभी भी हमसे भूलेगा नहीं। ठीक है, चलिए मेरे भाई इसे नोट करिए। अब हम अगली ओर चलते हैं, शब्दों के शब्द रूप के कितने प्रकार होते हैं देखिए। चलिए मेरे भाई अब हम लोग सीखेंगे कि शब्द के भेद कितने होते हैं। ठीक है, हिंदी में शब्द के कितने भेद होते हैं ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए शब्द के यदि भेद की बात की जाए तो शब्द के टोटल 4 भेद होते हैं। ठीक है, किस तरीके से होते हैं, एक रचना और व्युत्पत्ति के आधार पे, एक उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे, अर्थ के आधार पे, विकार के प्रयोग के आधार पे। आप ऐसे बस मेरे भाई मन में ऐसे याद रखिएगा कि अर्थ के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, विकार या प्रयोग के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे मेरे भाई 4 प्रकार के होते हैं और रचना और व्युत्पत्ति के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। बस इतनी बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन कौन से होते हैं ये शब्दों के नाम हम हर समय सुनते रहते हैं। कौन कौन से होते हैं, रचना और व्युत्पत्ति के आधार पे मेरे भाई पहला शब्द हमारा होता है रूढ़ शब्द। कौन सा होता है मेरे भाई, रूढ़ शब्द। दूसरा हमारा होता है मेरे भाई यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, सबके बारे में हम अच्छे तरीके से जानेंगे। ठीक है, रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय कुछ भी नहीं लगा हुआ होता है। ठीक है, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, जो 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर यौगिक शब्द बना होता है। और तीसरा हमारा होता है योग रूढ़ शब्द। क्या होता है, योग रूढ़ शब्द। तो बहुब्रीहि समास में जितने भी शब्द होते हैं वो योग रूढ़ शब्द में आते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उसे हम क्या कहते हैं, लंबोदर, यानी गणेश भगवान की। तो ये योग रूढ़ शब्द उसमें आते हैं। ठीक है, जैसे देखिए उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, 4 प्रकार के होते हैं। हम बहुत बार सुने हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो तत्सम, तत्सम, तो स लगा है, स का मतलब हो गया संस्कृत। जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तद्भव, तद्भव, तद्भव शब्द जो संस्कृत से हिंदी में बन गया उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। उसके बाद एक हमारा होता है देशज शब्द, देशज शब्द, और एक होता है मेरे भाई विदेशज शब्द, विदेशज शब्द। ठीक है, तो देशज शब्द मतलब जो अपने देश में बोले जाते हैं वो कौन कौन से शब्द है, और जो विदेशी शब्द जैसे तुर्की हो गए, अरबी हो गए, फारसी हो गए, तो इन सब शब्दों को मेरे भाई हम कहते हैं विदेशज शब्द। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक हमारा 5वां है संकर शब्द, लेकिन वो अभी मान्य नहीं है इसलिए उसको हम नहीं पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, वो मान्य ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है, हाँ आपको एग्जाम्पल में सिखा दूंगा लेकिन वो मान्य नहीं है इसलिए यहाँ पे आप लोग उसको नहीं लिखिएगा। ठीक है, अर्थ के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन शब्द, एक सार्थक शब्द होता है। ठीक है, एक सार्थक शब्द होता है जिसका कोई अपना अर्थ होता है। एक निरर्थक शब्द होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, निरर्थक शब्द, जैसे कोई आपसे कहता है खाना वाना खा के गए, तो खाना वाना, तो जो जिसका मतलब है उसे हम सार्थक शब्द कहेंगे और जिसका मतलब नहीं है उसे निरर्थक शब्द कहेंगे। ठीक है, जैसे हमने आपसे कहा कि खाना वाना, कपड़ा सपड़ा, कपड़ा सपड़ा, ऐसे हम कहते हैं। तो जो कपड़ा शब्द है वो सार्थक हो गया, जो सपड़ा शब्द है वो निरर्थक हो गया। तो मेरे भाई बहुत आसान चीज है, जिसका कोई अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। हम इसके बारे में पढ़ लेंगे, छोटा सा कंसेप्ट है। विकार या प्रयोग के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, याद रखना 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास विकारी शब्द, एक होता है हमारे पास विकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं मेरे भाई, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को हम विकारी शब्द कहते हैं। बाकी तमाम शब्द जितने होते हैं वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बने शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। बाकी जितने भी शब्द बच गए वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो मेरे भाई ये है पूरे शब्द के प्रकार, यही पूरे शब्द के प्रकार है, यही पूरे शब्द के भेद हैं और इन्हीं शब्दों को मेरे भाई हमें पढ़ना है। तो मेरे भाई आज की जो क्लास होगी, यानी जो इस वाली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे भाई, वो सिर्फ आपको मैं रचना और व्युत्पत्ति के आधार पे ये 3 प्रकार के आपको पढ़ाऊंगा, और मेरे भाई आपको यहाँ पे ये सार्थक और निरर्थक शब्द पढ़ाऊंगा। ये 2 मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है, इसलिए इन दोनों को मेरे भाई हम इस वाली वीडियो में पढ़ाएंगे। इसकी जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी, मतलब दूसरी जो वीडियो आएगी, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे, इसी का पार्ट 2 हम लेके आएंगे मेरे भाई। उसमें हम तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये वाले टॉपिक को हम पढ़ाएंगे, क्योंकि ये मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इसे मुझे अच्छे तरीके से ही आपको पढ़ाना होगा। तो ये 4 स्टार बना लेना मेरे भाई, और यहाँ पे इसको मेरे भाई इन दोनों को स्टार बना लेना, ये दोनों और ये चारों सबसे ज्यादा परीक्षाओं में यही पूछे जाते हैं। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना, सबसे ज्यादा परीक्षा में मेरे भाई आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज आपको देखने को ही मिलेंगे, और उसके बाद रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, ये भी शब्द आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। यही बात मेरे भाई आपसे मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ हम ये
और ये वाला चीज पढ़ने वाले हैं। अगली वाली वीडियो में मेरे भाई हम तत्सम तद्भव देशत विदेशत और उसके बाद विकारी और अविकारी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम सीखते हैं रूढ़ शब्द। तो हेडिंग लगाइए मेरे भाई रूढ़ शब्द। ठीक है, देखिए मेरे भाई अब हम लोग सीखने वाले हैं कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ, हमने आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में जब मेरे भाई आपको जब पढ़ाऊंगा तो उसमें सिखाऊंगा कि यौगिक का मतलब होता है दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिल जाते हैं तो यौगिक कहते हैं। सेम यही कंसेप्ट हमारे यहाँ पे भी लागू होने वाला है कि दो या दो से अधिक रूढ़ शब्द जब आपस में मिल जाते हैं तो वो हमारा यौगिक शब्द कहलाता है। तो बहुत ही आसान ये कंसेप्ट हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, देखिए रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो रूढ़ शब्दों में मेरे भाई एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे जो कह रहा हूं मेरे भाई एक एक अर्थ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर आपको रूढ़ शब्द हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे वी शब्द मतलब कोई भी शब्द होना चाहिए जिनमें संधि का मतलब होता है मेरे भाई जोड़। जब दो वर्णों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसे हम संधि कहते हैं। तो वे शब्द जिसमें संधि, समास किसे कहते हैं, जब दो शब्दों को आपस में बैठा दिया जाता है पास में तो उसे समास कहते हैं। समास का अपना कोई ना कोई अर्थ होता है। उपसर्ग का मतलब होता है किसी भी मूल शब्द के आगे किसी भी मूल शब्द के आगे मेरे भाई कोई भी यदि हम शब्दांश लगा देते हैं तो वो उपसर्ग कहलाता है, और किसी भी मूल शब्द के बाद में कोई शब्दांश लगा देते हैं तो प्रत्यय होता है। ये सभी चीजें ना होने चाहिए, ये सभी चीज नहीं होने चाहिए, तब मेरे भाई वो सब रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब संधि नहीं होना चाहिए, समास नहीं होना चाहिए, उपसर्ग नहीं होना चाहिए, प्रत्यय नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, तब वो मेरे भाई क्या कहलाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे कपड़ा, मैं आपसे क्या करूं, कपड़ा कोई शब्द है, कपड़ा मेरे भाई संधि है, नहीं है। कपड़ा कोई समास है, नहीं है। कपड़ा में उपसर्ग कोई लगा है, नहीं लगा है। कपड़ा में कोई प्रत्यय लगा है, कुछ नहीं लगा। तो जब मेरे भाई ये चारों चीज नहीं होंगे ना तो वो हमारा रूढ़ शब्द कहलाएगा। जैसे घर, एक एक शब्द मेरे बनाइए। जैसे हम क्या लिए, मार्कर, इसको क्या कहेंगे, मार्कर। ठीक है, आप यूज करते हो मेरे भाई बाल्टी ले लो। ठीक है, पेंट करते हो मेरे भाई, पेंट ले लो। पेट आपका है मेरे भाई, बोल दो पेट है हमारा। इसमें मेरे भाई कोई भी शब्दों को ना जोड़ा गया है, ना इसके आगे जोड़ा गया है, ना इसके पीछे जोड़ा गया है। ठीक है, ना ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ना ही मेरे भाई ये कोई समास है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। सोचिए मेरे भाई जो भी आपके मन में आ रहा है। ठीक है, पंखा हो गया, क्या हो गया, पंखा हो गया, बालू हो गया, ऐसे दुनिया भर के शब्द आप मेरे भाई सुनिए। ठीक है, दिमाग हो गया, क्या हो गया, दिमाग हो गया। ठीक है, पुस्तक हो गया, विद्यालय होगा कि नहीं होगा, आप सभी लोग बताइए। विद्यालय, तो बोलोगे भैया विद्यालय नहीं होगा, क्योंकि विद्यालय हमारे क्या विद्यालय क्यों नहीं होगा, क्योंकि विद्या प्लस आलय दो शब्द मिला हुआ है, और दो शब्द मिला हुआ इसका मतलब ये संधि है, इसलिए विद्यालय नहीं होगा। हाँ, अलग अलग हो सकता है, जैसे विद्या, ठीक है, आलय, ठीक है, आलय, गृह, ठीक है, प्रवेश। जब दोनोदोनों मिला दोगे मेरे भाई तो ये कभी नहीं होगा, अकेले अकेले हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो यहां तक। आप क्या लिख सकते हो, दूध, ठीक है, फल, भूमि, अनेक प्रकार के मेरे भाई आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो। किसमें मेरे भाई, रूढ़ शब्दों में। तो मेरे भाई रूढ़ शब्द उसे कहते हैं, एक ही बात मेरे भाई ध्यान देना, कि जिसमें आपके पास संधि नहीं होनी चाहिए, समास नहीं होना चाहिए, उपसर्ग नहीं होना चाहिए, प्रत्यय नहीं होना चाहिए। ये चार चीज यदि किसी भी शब्द में नहीं है तो वो मेरे भाई रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यदि मेरे भाई ऑप्शन में यदि आपको दिखाई दे रहा है कि चार ऑप्शन दिए गए और उसमें रूढ़ शब्द आपसे ढूंढने को बोल दिया, तो उसमें संधि नहीं होना चाहिए, उसमें आपका उपसर्ग नहीं होना चाहिए, प्रत्यय नहीं होना चाहिए, समास नहीं होना चाहिए। ये चार चीज यदि नहीं है मेरे भाई तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रूढ़ शब्द कहलाएगा। ये बात आप लोग ध्यान से, ठीक है। आइए मेरे भाई, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि वे शब्द जो रूढ़ शब्दों से मिलकर, ये बात मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, वे शब्द जो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं कि इनमें संधि भी होती है, इसमें समास भी आएगा, इसमें उपसर्ग भी आएगा, इसमें प्रत्यय भी आएगा, लेकिन एक चीज नहीं आएगी, वो है बहुब्रीहि समास। वो बहुब्रीहि समास यौगिक शब्द में नहीं आता है। जो बहुब्रीहि समास है वो तो योग रूढ़ शब्द में आता है। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, जो किसी और की ओर इशारा करे, यानी ना उसका प्रथम पद प्रधान होता है, ना उत्तर पद प्रधान होता है, उसका कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे गजानन, हाथी के समान है आनन, मतलब मुख जिसका, किसकी बात कर रहा हूं, गणेश जी की, ठीक है। चक्रपाणी, चक्र को धारण किए हैं अर्थात विष्णु जी। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि जब किसी पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान ना होकर कोई और पद प्रधान हो
तो वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। और बहुब्रीहि समास कभी भी मेरे भाई याद रखना, कभी भी मत भूलना मेरे भाई कि बहुब्रीहि समास यौगिक शब्द में आते हैं, बहुब्रीहि समास योग रूढ़ शब्द में आते हैं। ठीक है, याद रहेगा। वे शब्द जो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। हम आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं। जैसे मेरे भाई देखिए, हम यहाँ पे कपड़ा घर इन्हीं दोनों को मिला देते हैं, कपड़ा प्लस घर। ठीक है, मिला दो मेरे भाई, मिला दो। आप लोग बोलोगे भैया कपड़ा में घर मिला दोगे तो क्या होगा, कपड़ा घर होगा कि नहीं होगा। कैसे बन गया कपड़ा घर, कैसे बना मेरे भाई, कपड़ा क्या है, रूढ़ शब्द है, घर भी क्या है, रूढ़ शब्द है। जब दो रूढ़ शब्द मिलते हैं तो वो क्या बनते हैं, यौगिक शब्द बनते हैं। कभी भी भूलेगा मेरे भाई, नहीं भूलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पुस्तक विद्या में आलय जोड़ दो तो ये क्या होगा, जैसे क्या होगा, विद्या में आलय जोड़ दो या पुस्तक में आलय जोड़ दो तो मेरे भाई विद्या एक रूढ़ शब्द है, आलय भी एक रूढ़ शब्द है, और मिलकर क्या बना देंगे, यौगिक शब्द विद्यालय, विद्यालय। ठीक है, आप मेरे सामने कुछ ऐसे शब्द बता रहा हूं, बताइए ये है कि नहीं। जैसे देखिए सु है और धन पुत्र है, ये होगा कि नहीं होगा, तो बोलोगे हाँ भैया हो जाएगा। सु मतलब अच्छा, पुत्र का मतलब बेटा, तो दोनों का कोई ना कोई अर्थ है मेरे भाई, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा सुपुत्र। क्या हो जाएगा मेरे भाई, सुपुत्र हो जाएगा। ठीक है, और भी मेरे भाई हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है प्रति, ये हमारा रूढ़ शब्द है। दिन भी हमारा रूढ़ शब्द है, क्योंकि इसके प्रति और दिन ये दोनों मेरे भाई रूढ़ शब्द है, और ये बना देंगे प्रतिदिन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। एक एक शब्द मेरे भाई अपने से सोचिए और एक एक शब्द मेरे भाई आप बनाने का प्रयास कीजिए और देखिए कि आपका आता है कि नहीं आता है। ठीक है, जैसे चंचल प्लस इसमें मन जोड़ दीजिए, तो यदि आप इसको बनाओगे तो क्या बनेगा मेरे भाई, चंचल मन बनेगा। ठीक है, मैं आपके सामने एक चीज देता हूं, उछल प्लस कूद देता हूं, आप इसका बना के दिखा दो मेरे भाई कि उछल कूद का क्या होगा। ठीक है, मैं आपके एक सामने एक और दे देता हूं, जैसे भाग हो गया, इसमें दौड़ जोड़ दो तो ये क्या बनेगा मेरे भाई, ये बताइए यौगिक शब्द बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बोलोगे हाँ भैया, उछल कूद में क्या होगा, हमारे पास उछल कूद हो जाएगा, और भाग दौड़ में हमारे पास क्या हो जाएगा, भाग, बीच में ऐसे डैश दे देना और ये हमारा हो जाएगा दौड़ बन जाएगा। मतलब मेरे भाई कि दो रूढ़ शब्दों से मिलकर हमारा यौगिक शब्द बनता है, और यदि अकेला हो, उसमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय ना हो, तो वो मेरे भाई कहलाता है रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द आपने सीख लिया कि नहीं मेरे भाई, कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, आपने सीखा है कि नहीं मेरे भाई, ये मुझे आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो रचना के आधार पे हमने दो चीजों को सीखा है मेरे भाई, रूढ़ शब्दों को, यौगिक शब्दों को। इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए तो यहां तक पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम सीखेंगे योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। चलिए मेरे भाई, यहां पे हम लोग सीखेंगे कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। अब बस मेरे भाई एक ही चीज दिमाग में रखना कि जितने भी बहुब्रीहि समास होते हैं, यानी वे शब्द जो किसी और की ओर इशारा करते हैं, वे सभी के सभी शब्द क्या कहलाएंगे, वो योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। ठीक है, आप एग्जाम्पल से बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे मेरे भाई। जैसे मैं बात करता हूं गजानन, ठीक है, तो गजानन हम किनको कहते हैं मेरे भाई, ये इनका वास्तव में तो नाम नहीं है, तो गजानन हम किनको कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं। तो ये मेरे भाई ये शब्द क्या कहलाएंगे, योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। तो योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, एक एक लाइन का अर्थ समझिएगा कि वे शब्द, ठीक है, जो अन्य अर्थ की ओर इशारा करते हैं, वे शब्द जो अन्य अर्थ की ओर इशारा करते हैं, मतलब अपनी बात ना कह के किसी और की बात करती हैं, वे शब्द कहलाते हैं हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखो मेरे भाई गजानन में क्या है, हमारे पास गणेश है। हाँ, जैसे मुरलीधर में आप बताना मुरलीधर किनको कहते हैं, तो आप सभी को मन में एक चीज आ गया मेरे भाई कि मुरलीधर किनको कहते हैं, श्री कृष्ण जी को, श्री कृष्ण जी को। ठीक है, हाँ आप बताइए माखन चोर किसे कहते हैं, माखन को चुराने वाला, अर्थात माखन चोर किसको कहते हैं, तो हमारे कृष्ण जी को कहते हैं। ठीक है, हाँ बताइए अब चक्रपाणी किसे कहते हैं, तो बोलोगे भैया चक्रपाणी हम किसको कहते हैं, चक्रपाणी किसे कहते हैं, चक्र को धारण करने वाले, अर्थात विष्णु जी को कहते हैं। ठीक है, पंचमुख किसे कहते हैं, 5 है मुख जिसके, अर्थात हनुमान जी को कहते हैं। ठीक है, हनुमान जी को कहते हैं। ठीक है, चंद्रमौली किसे कहते हैं, चंद्रमा जिनके मुकुट पर हो, चंद्रमौली। ठीक है, किसे कहते हैं, भगवान शिव जी को कहते हैं। ठीक है, देवों को देव किसे कहते हैं, महादेव कहते हैं। महान है जो देव किसे कहते हैं, महादेव, यानी किसे कहते हैं, प्रभु शिव जी को कहते हैं, हमारे शिव जी को कहते हैं। ठीक है, लंकेश दशानन किसे कहते हैं, 10 है आनन मतलब मुख जिसके, किसको कहते हैं हम लोग, रावण को कहते हैं। ठीक है, लंबोदर किसे कहते हैं, लंबा है उदर जिसका, अर्थात हम किसको कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं। ठीक है,
तो बहुत सारे चीजें इसमें नाम आपको आएंगे, देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। आप बहुत सारे नाम लिख सकते हो, पवन पुत्र लिख सकते हो, पवन पुत्र, पवन के हैं जो पुत्र, अर्थात किसकी बात कर रहा हूं, हनुमान जी की बात कर रहा हूं, ठीक है, हनुमान जी की बात कर रहा हूं। पी नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, अर्थात नीलांबर, किसकी बात कर रहे हैं, नीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण जी की बात की जा रही है। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण जी की बात की जा रही है। तो मेरे भाई जितने भी ऐसे शब्द होते हैं जो बहुव्रीहि समास की ओर इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं, वे सभी के सभी योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये कहीं भी एक जगह नोट कर लीजिएगा, जितने भी बहुव्रीहि समास होते हैं वो सब के सब योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बोलोगे हाँ भैया ये हो गया। तो हमने पहला चीज सीख लिया मेरे भाई, रचना और व्युत्पत्ति। रचना के आधार पे अब हम लोग सीखेंगे कि अर्थ के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। बहुत आसान है मेरे भाई, हम इसका दैनिक जीवन में भी उपयोग करते हैं। तो चलिए हम वो लोग अब सीख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम सीखते हैं सार्थक और निरर्थक शब्द। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि अर्थ के आधार पे, ठीक है, शब्दों के भेद में मेरे भाई जब आप तीसरी लाइन देखोगे, जो हमने आपको तीसरा लिखवाया, उसमें मेरे भाई आप लोग देखिएगा अपने फेयर पे, जहां भी आप लिख रहे हैं कि अर्थ के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक सार्थक शब्द होते हैं, एक निरर्थक शब्द होते हैं। ठीक है, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिनका एक अर्थ होता है, जिनका वास्तव में एक अर्थ होता है, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। मेरे भाई शब्द का मतलब ही होता है अर्थ, लेकिन एक अर्थ ये है, एक ऐसा अर्थ होता है जो निरर्थक है। निरर्थक का मतलब है कि जिसका अर्थ नहीं होता है। ठीक है, जैसे देखिए आप किसी को कहते हैं मेरे भाई कि खाना वाना खा के जाओ, तो मेरे भाई जो खाना शब्द है ना, जो खाना शब्द है वो सार्थक है। ठीक है, और निरर्थक में क्या आ जाएगा? वाना शब्द। आपने ऐसे नाम सुना होगा ना मेरे भाई, जैसे आप किसी को बोलते हो कि खाना वाना खा के जाओ, पानी वानी पी के जाओ, तो पानी शब्द क्या है? सार्थक। वाणी शब्द क्या है? निरर्थक। जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक। वाणी शब्द का कोई अर्थ है? नहीं है। लस्सी वस्सी, तो वस्सी शब्द का कोई अर्थ है? नहीं है। जूते सूते, तो सूते शब्द का कोई अर्थ है? नहीं शब्द अर्थ है। खाना वाना, ठीक है, पानी वानी, ठीक है, पानी वानी, ठीक है, लस्सी वस्सी, लस्सी वस्सी, ठीक है, कपड़ा वपड़ा, कपड़ा सपड़ा, कपड़ा ऐसे बोलते हो ना, कपड़ा सपड़ा, तो ये शब्द चीज होते मेरे भाई। जूते सूते, लड़की वड़की, लड़की वड़की, ऐसे बोलते हैं ना, लड़की वड़की, ठीक है। या कहते हैं लड़की वड़की, तो लड़की शब्द नहीं होता है, लड़की शब्द होता है, तो लड़की वड़की। तो मेरे भाई ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, उनका कोई अर्थ नहीं होता, उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक का मतलब ये होता है मेरे भाई बेकार शब्द होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान रखना, बहुत ही आसान सा ये कंसेप्ट है। अब हम लोग सीखेंगे मेरे भाई कि तत्सम शब्द के ट्रिक क्या होते हैं, तद्भव शब्द के ट्रिक क्या क्या होते हैं, देश शब्द क्या क्या होते हैं, विदेश शब्द क्या होते हैं। मेरे भाई यही वीडियो आपको पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगी, और वहां पे आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा कि तत्सम शब्द, तत्भव शब्द, देश शब्द, विदेश शब्द क्या होते हैं, और उसको बेहतरीन तरीके से जानेंगे। और मेरे भाई आप ये बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको कैसा लगा मेरे भाई, कि आपको ये जान करके अच्छा लगा कि मतलब मेरे भाई आपको समझ में आया, कितना आया मेरे भाई, मुझे जरूर एक कमेंट में दिल लगा के भेजिएगा, ताकि हमें भी अच्छा तरीके से एक अच्छा लगे कि नहीं मेरे दर्शक मुझे कमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए मेरे भाई मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। जय हिंद।